नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट सॉफ्ट कॉर्नर है सीएमए स्टूडेंट्स के लिए और इसीलिए मैं अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स को उन्हीं के स्टडी मटेरियल से भी एक एक कॉन्सेप्ट जो है गो थ्रू करवाता हूँ। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमने डिस्कशन किया है अपने इनकम टैक्स की क्लासेस में, वो सारा का सारा डिस्कशन ऑलमोस्ट 90% आपके मॉड्यूल में भी सेम ही दे रखा है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो एक बार अगर आपको ये चीज़ पता लग गई, देन आई एम डैम श्योर कि आप भी इस बात को मानेंगे और जो टैक्सेशन है उसे आप इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ये मानकर करेंगे कि जो मैंने पढ़ा है उससे मैं कोई भी पेपर का आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि एक्ट जो है वो तो सेम ही रहता है। आज जो पिक करा है टॉपिक आपके स्टडी मटेरियल का है इनकम अंडर दी हेड सैलरीज, और जो ऑलरेडी मैं आपको बातें बता चुका हूँ, डेफिनेटली मैं उसको दोबारा बताने में समय व्यर्थ नहीं करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो एम्प्लॉयर है, अगर उससे एम्प्लॉय को कुछ पैसा मिलता है, चाहे वो मॉनेटरी मिले या नॉन मॉनेटरी मिले, यानी पैसा मिल जाए या फिर कोई फैसिलिटी मिल जाए, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा तभी हम उसको सैलरी के चैप्टर में टैक्सेबल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सैलरी की डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है और सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 1 में गिवन है, जिसमें बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें आती है। आपको रिटायरमेंट पर पैसा मिलता है वो भी आता है, आपको वेजेस मिलती है, आपको पेंशन मिलती है वो भी आती है, और तमाम चीज़ें जो एम्प्लॉयर आपको देता है वो सभी चीज़ें आपके सैलरी के चैप्टर में आती है। इसमें कुछ जनरल नोट्स देकर जो है आपको नॉर्मल जो बातें होती हैं वो समझाई गई है। यानी कि अगर आपको सैलरी मिलती है और उसके बाद आप उसको फॉरगो कर देते हैं तो उससे आप एग्जेम्प्ट नहीं होंगे। मतलब कि अगर आपको 5 लाख की सैलरी और आप कहते हैं मैं 4 लाख ही लूँगा, तो भी आपको 5 लाख की सैलरी ही माननी पड़ेगी, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, वो एक अलग मुद्दा है कि अगर आप अपनी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वॉलंटरी सरेंडर कर देते हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। और ऐसा कोई क्यों करेगा? क्योंकि हल्की सी ज़्यादा सैलरी होने से हो सकता है उसको पूरा टैक्स देना पड़े, और 5 लाख तक की है तो कोई टैक्स बनता नहीं है। तो वो एक ऑप्शन रहता है कि आप सैलरी को फॉरगो कर सकते हैं। खैर, ये एक अलग मुद्दा है। ये सारी बातें जो है हमने जनरल डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एडवांस सैलरी क्या होती है? जो आपको अगले महीने की सैलरी पहले मिल जाए उसे एडवांस सैलरी बोलते हैं। कोई पुराने टाइम का बढ़ा हुआ पैसा बाद में मिल जाए उसे अरियर बोलते हैं। जो सैलरी आपकी ड्यू हो गई पर ना मिले उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है जनरली हमने पढ़ी होगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, उस क्वेश्चन को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बोला है कि सीएमए के स्टडी मटेरियल हालांकि लेटेस्ट मटेरियल है, ईयर भले ही पहले का दिया हो, लेटेस्ट मटेरियल के क्वेश्चंस हम करेंगे जितने हो सकते हैं, और गो थ्रू तो हम कर ही रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिस्टर एक्स जो है उन्होंने ए लिमिटेड को ज्वाइन करा है 5,000 पर मंथ की सैलरी पर। 18-19 ईयर में उनकी सैलरी जो है बढ़ने का डिसीजन आता है। हालांकि 1 अप्रैल 19 को वो इंक्रीमेंट फाइनलाइज हो जाता है और 1,000 पर मंथ से वो इंक्रीज होती है सैलरी। 19-20 ईयर में 1,500 पर मंथ से इंक्रीज होती है। अब ये बताइए कि जो आपको 19 में सैलरी मिल रही है, जो अरियर है, जो पहले साल का है, पिछले सालों का है, वो कब आप टैक्सेबल करेंगे? दोस्तों, जो करंट ईयर की सैलरी है 5,000 रुपये, 5,000 कब की दे रखी है आपको सैलरी? 5,000 तो तब थी जब ज्वाइन किया था 2017 में। अगर मैं करंट ईयर की बात करूँ 19-20 की, तो इंक्रीमेंट होने के बाद 19-20 में पहले तो अगले साल का इंक्रीमेंट हुआ 1,000 रुपये, फिर उस इंक्रीमेंट के ऊपर एक और इंक्रीमेंट हुआ 1,500 रुपये। तो टोटल आपकी सैलरी जो 19-20 ईयर की बनेगी अप्रूवल के बाद, क्योंकि अप्रूवल हो गया है 1 अप्रैल 19 को, उसके बाद आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी जो है सैलरी बनेगी। अब क्योंकि आपको पिछले बार की सैलरी जो इंक्रीमेंट अब हो गया, मतलब कि अब अप्रूव हो गया, वो आपको पहले नहीं पता थी, तो जब आपको पता लगेगी उस ईयर में आप टैक्सेबल करेंगे अरियर को। 1,000 रुपये 12 महीने के हिसाब से पिछले साल का जो पेंडिंग था अप्रूव अब हो गया है, पैसे अभी मिले हैं, तो उसे आप अभी टैक्सेबल करेंगे। और अगर आपको कोई एडवांस सैलरी मिल गई, जैसे यहाँ दे रखा है अप्रैल 20 की एडवांस सैलरी आपको पहले ही मिल गई, तो उसे भी आप अभी टैक्सेबल कर देंगे। बट जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसमें दोबारा से अप्रैल 20 की सैलरी को टैक्सेबल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सैलरी के कॉन्सेप्ट में दे रखा है कि आपको रिसीव हो जाए या एक्रू हो जाए, जो भी पहले हो गया
आपको सैलरी टैक्सेबल करनी ही पड़ेगी। और एक बार टैक्सेबल कर दिया एक पर्टिकुलर मंथ की सैलरी, एक ईयर की सैलरी, उस पर दोबारा टैक्स आपको नहीं देना होगा। तो इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम और मूव करेंगे और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सारे नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखी है कि जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन को सैलरी पे करती है उसे हम हमेशा ड्यू टू एक्रू मानते हैं, चाहे सिटीजन ने काम कहीं भी किया हो। सैलरी गवर्नमेंट ने दी है तो गवर्नमेंट ने अपना बंदा चाहे दूसरे देश में भेजा हो, वहाँ पर काम किया हो, और गवर्नमेंट ने सैलरी पे करी है तो उसे हमेशा ड्यू टू एक्रू इन इंडिया मानेंगे। ये कुछ और एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। और ये कहते हैं कि अगर एम्प्लॉय कोई भी है और एम्प्लॉयर कोई भी है, अगर इंडिया में सर्विस दी गई है और सैलरी रिसीव हो गई है कहीं भी, बट सर्विस इंडिया में दी गई है, तो टैक्सेबल होगी। समझ रहे हैं आप कहीं भी सर्विस दें बट अगर रिसीव इंडिया में हो रही तो भी टैक्सेबल होगी। ये तो वो हो गया जो रेजिडेंशियल स्टेटस में हम करते थे। आपको मालूम है ना इंडियन इनकम क्या होती है, फॉरेन इनकम क्या होती है, तो वो हो गया। तो वो सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। सैलरी का एक ब्रेकअप भी गिवन है कि सैलरी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और हर कंपनी में अलग कंपोनेंट्स या कम या ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी जो है आपको सारे अलाउंसेस देगी, सारे पैसे देगी, इतना सारा ब्रेकअप देगी, नहीं। कुछ कंपनीज देती है, कुछ नहीं देती, कुछ कुछ ऑफर करती है, कुछ कुछ ऑफर करती हैं। वैसे जनरल देखा जाए तो बेसिक सैलरी होती है, कुछ फ़ी कमीशन आपको अपनी मेहनत का पैसा मिलता है, बोनस मिलता है आपको, कभी ग्रेट्युटी, 5 साल या उससे ज़्यादा काम करते हैं तो एम्प्लॉयर देता है, लीव एनकैशमेंट, पेंशन, रिट्रेंचमेंट, कंपनसेशन रिसीव्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अलाउंसेस, अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रन की पढ़ाई के लिए अलाउंस, चिल्ड्रन के हॉस्टल के लिए अलाउंस, इंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, अलग अलग टाइप के अलाउंसेस दिए जाते हैं, जिसमें से कुछ एग्जेम्प्ट होते हैं और कुछ आपके टैक्सेबल होते हैं। तो कितना एग्जेम्प्ट होता है, कितना टैक्सेबल होता है, वो सब आप जानेंगे। अगर कोई फैसिलिटी दी जाती है, नॉन मॉनिटरी कुछ बेनिफिट दिया जाता है, उसे हम परक्यूसिट्स बोलते हैं, और वो भी कुछ एग्जेम्प्ट होती है, कुछ टैक्सेबल होती है। जैसे एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने पे कर दी, तो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे कर दिया। अगर आपका कोई मोबाइल का बिल है, मान लेते हैं कोई भी बिल है आपका, वो आपको पैसा देना है बट एम्प्लॉयर ने पैसा दे दिया, तो अल्टीमेटली तो आप ही को पैसा दिया, तो इनडायरेक्टली तो आपको पैसा दे दिया, तो वो भी आपकी सैलरी माना जाएगा। आपको रहने के लिए जगह दे दी, अकोमोडेशन, वो भी आपकी सैलरी मानी जाएगी। आपको जो है सस्ते दाम पर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान दे दिया, शेयर्स दे दिए कंपनी के, वो भी सैलरी का पार्ट होगा अगर आपको सस्ते में दिया है तो। सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉयर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालता है, आपको नहीं देता, बट किसी पेंशन फंड में, सुपर एनुएशन फंड में पैसा डालता है आपके लिए, जो बाद में आप ही को मिलेगा, तो वो भी आपका सैलरी हो गया। कोई गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कोई मेडिकल फैसिलिटी, कोई फ्रिंज बेनिफिट दे दिया, बाहर घूमकर आने के लिए पैसा दे दिया, लीव ट्रैवल कंसेशन, पीएफ में कंट्रीब्यूट कर दिया, ये सब जो है वो आपका सैलरी है। और आप सैलरी का टोटल लगाएंगे, जितना एग्जेम्प्ट है उसको हटाएंगे, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसे आप ऐड करेंगे, तो फिर जो है आपकी ग्रॉस सैलरी आएगी। उसमें से आपको कुछ डिडक्शन माइनस करनी होती है, जिसमें कि 50,000 की आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। ये सभी लोग ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी ग्रॉस सैलरी जो है 50,000 से ज़्यादा हो, तो 50,000 आप हमेशा माइनस कर पाएंगे। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, और हमारे सैलरी के चैप्टर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन जो है अलग अलग सेक्शन में अलग अलग है। और उसके बाद आपका अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स है जो स्टेट लेवल पे लग रहा है, क्योंकि ये कंट्री वाइड नहीं लगता, एम्प्लॉयमेंट ये प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ये कुछ स्टेट्स लगाती है, जैसे महाराष्ट्र की स्टेट लगाती है, तो उसकी डिडक्शन भी आप ले सकते हैं, और टैक्सेबल सैलरी इतनी आएगी उसे आप जो है हेड में क्लासीफाई करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। ग्रेट्युटी कैसे टैक्सेबल होती है, नहीं होती, वो भी हम कर चुके हैं। और उसी के लाइन में जो हमने एग्जाम्पल करा है, सेम आप यहाँ पर भी उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, पर अभी कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं आया है। सिर्फ यहाँ पर यही आया है कि भाई किसी बंदे ने 29 साल काम किया, 6 महीने 15 दिन काम किया, तो राउंड ऑफ होगा या नहीं होगा। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। ये देखोगे तो हमारी जो मेन क्लास है उसमें सब चीज़ें डिस्कस हुई है। और हाँ, मैं आपको यहाँ प्रेजेंटेशन ज़रूर बताऊँगा कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सैलरी के चैप्टर में अगर कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया और वो कॉम्प्लेक्स है, तो आप अगर पूरे साल की एक साथ नहीं निकाल पा रहे, तो आप हर महीने की निकाल लो सैलरी। ये मैं जनरली आपको बता रहा हूँ,
मे बी हाउस रेंट अलाउंस का क्वेश्चन आ गया, मे बी कोई ऐसा अलाउंस है बड़ा टिपिकल है, कहीं सैलरी कभी बढ़ रही है साल के बीच में, कभी एचआरए बढ़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आप हर महीने की सैलरी निकालो, भैया इस महीने क्या बनेगी, ऐसे हर महीने का टोटल कर कर देख लो। और अगर बीच में रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के बाद क्या बनेगी वो देख लो। तो ऐसे हम मंथ वाइज मंथ कैलकुलेशन कर सकते हो सभी केसेस में, नॉट ओनली इन ग्रेट्युटी बट इन एवरी अदर सिचुएशन, ओनली इन द सैलरी। तो ये आपका जो है ग्रेट्युटी है। उसके बाद आपका लीव एंड कैशमेंट दे रखा है, वही 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। ग्रेट्युटी जो था वो भी आई होप यहाँ पर गिवन होगा, मैं आपको लिमिट जरूर दिखाऊंगा, 20 लाख रुपीज़, तो 20 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। उससे कम मिला है तो कम एग्जेम्प्ट होगा। और भी कुछ क्राइटेरिया है, तो जो भी लोअर होगा उतना ही एग्जेम्प्ट होगा। 20 लाख तो मैक्सिमम है, लीव एंड कैशमेंट में 3 लाख मैक्सिमम है। और फिर इसका एक और क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सैलरी इज नॉट ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। जितना कैपिटल गेन, पीजीबीपी है, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज है, उतना इंपॉर्टेंट सैलरी नहीं है। हाँ, 5 नंबर का कुछ पूछ लिया, क्वेश्चन आ गया तो ठीक है। हमने जो प्रोविजंस डिस्कस करे, सारे क्वेश्चंस करे, आईसीएम मटेरियल के भी क्वेश्चन कर लिए, तो वही सारे क्वेश्चन सैलरी के चैप्टर में मैं डेफिनेटली नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें रट्टाफिकेशन बहुत है। आपने अगर चीज़ रटी हुई है कि इन तीनों में से जो लोअर है वो एग्जेम्प्ट होगा, तो क्वेश्चन आया, उसमें आपने फिट करा और आपने एग्जेम्प्ट कर दिया और बाकी टैक्सेबल कर दिया। जैसे कि पेंशन में, अगर आप अनकम्प्यूटेड पेंशन लेते हैं, धीरे धीरे लेते हैं, तब क्या होगा, और अगर आप इकट्ठे लेते हैं तब क्या होगा। तो अगर आपको पेंशन हर महीने मिल रही है रिटायरमेंट के बाद, तो वो तो टैक्सेबल होती ही है। हाँ, अगर आपका डेफिनेटली आप टैक्सेबल करेंगे, बट अगर आपका टैक्सेबल करने के बाद, इनकम ऐड करने के बाद, अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम ही 5 लाख नहीं बनी, तो फिर तो रिबेट वगैरह मिल जाएगा, वो अलग मुद्दा है। पर पहले तो आप ऐड करेंगे ना। कंप्यूटेड में क्या होता है कि आप इकट्ठे पेंशन लेते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जेम्प्ट होती है। हालांकि यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज़ आते हैं, और साथ में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, जजेस भी आते हैं। तो ये जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, ये हर पर्टिकुलर सेक्शन में अलग अलग दे रखी है। सिमिलरली अगर एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है तो उसमें कुछ रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दी जाती है, 5 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है। वीआरएस की जो एग्जेम्पशन है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कि भैया जल्दी रिटायर हो जाओ, हम आपको इकट्ठे कुछ पैसा दे देंगे, जिससे कंपनी अपनी फ्यूचर कॉस्ट को सेव कर लेती है। उसे एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है तो वीआरएस देती है, जनरली गवर्नमेंट कंपनीज देती है। 5 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, और अगर एक्चुअली में कम मिला तो कम ही एग्जेम्प्ट होगा। सिमिलरली एन्यूटी है, जो कि सालाना मिलती है। सैलरी मिलती है नोटिस पीरियड में, मिल सकती है सर। कई बार आपको जो है प्रॉफिट मिलता है सैलरी की जगह पर, मिल सकता है सर। एम्प्लॉयर से जो भी मिल रहा है सारा का सारा आपकी सैलरी में ही आएगा। जैसे कि हमने सैलरी का बेसिक पढ़ा, वैसे ही उसमें रिटायरमेंट बेनिफिट भी पढ़े, और अब हम उसमें अलाउंसेस देखते हैं। जो आपको एक पैसा एम्प्लॉयर देता है, बट किसी नाम से उसको देता है कि भाई ये बच्चों की पढ़ाई का, ये बच्चों की हॉस्टल का, ये मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल का। तो भिन्न भिन्न प्रकार के अलाउंसेस हैं। कुछ ऑफिशियल अलाउंसेस होते हैं जिसे आप अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो टैक्सेबल नहीं होते। और बाकी जहाँ अमाउंट फिक्स्ड है कि इतना अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा, तो उससे ऊपर का जो मिलता है वो सारा टैक्सेबल होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको जो है हाउस रेंट अलाउंस करवा देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। कि अगर आप कहीं पर रेंट पर रह रहे हैं तब तो हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा। अगर आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं तो हाउस रेंट अलाउंस मिल तो सकता है, पर एग्जेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्चुअली में रेंट पे ही नहीं करा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो हाउस रेंट अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट होगा, जो एक्चुअली में आपको मिला वो, या फिर जो आपने रेंट पे करा है उसमें से आप 10% सैलरी का माइनस कर लीजिए। यानी कि पूरे साल का रेंट माइनस सैलरी का 10% माइनस करा, वो अमाउंट। या फिर 50% ऑफ सैलरी अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं, या 40% ऑफ सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में हैं। इन तीनों में से जो कम होगा ना, उतना एग्जेम्प्ट होगा। तो जो एम्प्लॉयर ने दिया वो तो टैक्सेबल, माइनस तीनों में से जो लोअर है वो माइनस कर दोगे, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी आपका नेट टैक्सेबल होगा जो आप ऐड करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे एक करके दिखाता हूँ आपको। हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन 8, सारे नहीं करेंगे बट कुछ कुछ तो कर ही सकते हैं। एक्स एक रेजिडेंट है अजमेर का, और वो 48,000 रिसीव करता है बेसिक सैलरी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। तो ये तो बेसिक सैलरी हो गई 48,000। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सैलरी की डेफिनेशन है उसमें बेसिक प्लस डीए आता है और कमीशन आता है। बट डीए तब आएगा जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा कैलकुलेशंस के लिए, और कमीशन तब आएगी जब वो टर्नओवर के परसेंटेज के बेस पर निकाली जाती है। तो कमीशन 2 हो सकती है, एक तो आपको बोलेंगे 5,000 महीने कमीशन मिलेगी, एक होगा नहीं आपको 7% मिलेगा टर्नओवर का, 1% मिलेगा टर्नओवर का।
अगर वो कमीशन है तो ऐड होगी, जैसे इसमें मिल रही है 7% कमीशन ऑन सेल्स। जो ये बंदा करेगा, ये डेफिनेटली कंपनी की सेल्स नहीं, जो ये बंदा खुद करेगा उस पर कमीशन लेगा ना। और उसने 86,000 की सेल्स करी है, 6,000 उसको प्रति महीना जो है हाउस रेंट अलाउंस मिलता होगा। हालांकि एक्चुअल रेंट उसका 5,800 ही जाता है। हमें सिर्फ देखना है कि उसको मिला कितना HRA, 6,000 रुपये। एग्जेम्प्ट कितना होगा जो एक्चुअली में मिला वो, क्योंकि ये अजमेर में रहता है, मेट्रो सिटीज़ में नहीं रहता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तो भैया 40% ऑफ सैलरी। सैलरी कहाँ निकाली आपने? नीचे निकाली। कैसे निकाली भाई? क्वेश्चन में गिवन था, बेसिक गिवन है क्वेश्चन में 48,000, उसमें आपने कमीशन ऐड कर दी, उसमें आपने डियरनेस अलाउंस, क्वेश्चन में गिवन होगा 4800 का डियरनेस अलाउंस दे रखा है, और कमीशन दे रखी है जो कमीशन 86,000 का 7% निकल कर आई। तो रटा हुआ है तो कैलकुलेशन निकल जाएगी, नहीं रटा हुआ है कि भाई कैसे निकलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने जो सैलरी निकाली है उसका 40%, यह जो रेंट पे आपने करा उसमें से 10% माइनस कर लीजिए। तो रेंट पे और माइनस आपने करा तो ये तो नील निकल कर आ गया, नेगेटिव में ही आ गया, मतलब नील। लोअर क्या है? नील है, तो नील आप माइनस कर पाओगे, इतना आपका टैक्सेबल होगा। रेंट पेड क्या है? 10% भी नहीं है सैलरी का, समझ रहे हो आप? 10% भी नहीं है तो फिर नील आ गया। अब यही कैलकुलेशंस है जो दी गई है, हम उसके हिसाब से देखेंगे। अगर बीच में कुछ चेंज हो रहा है कि आपने भैया सिटी चेंज कर ली बीच में, तो आपको फिर बाइफरकेट करना पड़ेगा। सिटी चेंज करने से पहले के पीरियड का अलग निकालोगे, सिटी चेंज करने के बाद के पीरियड का अलग निकालोगे, सैलरी साल के बीच में चेंज हो गई तो अलग निकालोगे, या आप हर महीने का निकाल लो, वो भी एक आसान शब्दों में आप कर सकते हो। ऐसे ड्रॉ करो और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे करके हर महीने का निकाल लो HRA। तो ऐसे भी आप कर सकते हो आराम आराम से। चलो टाइम ज़्यादा लगेगा, आंसर सही आएगा। तो ये अगेन मैं कहता हूँ, जो रटने वाली चीज़ें हैं, कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं, उसमें प्रैक्टिस है तो ठीक है, नहीं तो अपना आगे चलते रहो, जो कॉन्सेप्ट वाली है उसको पहले करते रहो। और कुछ प्रकार के अलाउंसेस आपकी बुक में दे रखे हैं, तो वो भी हमने सब लगभग डिस्कस करे हैं, ऑलमोस्ट 99% डिस्कस करे हैं। तो निश्चिंत रहें, जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस 300 रुपये प्रति महीना प्रति चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट होगा। तो ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं, इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं है, ये सारे अलाउंसेस कर चुके हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलते हैं, वो एग्जेम्प्ट होते हैं। टीचर और प्रोफेसर फ्रॉम साक मेंबर्स मिलती है, वो भी एग्जेम्प्ट होती है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और कंडीशंस क्या है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका प्रायर टू विजिटिंग अनदर मेंबर स्टेट। सच प्रोफेसर क्या होना चाहिए? साक मेंबर स्टेट का रेजिडेंट होना चाहिए, दूसरी स्टेट में जाकर प्रोवाइड करेगा सर्विस, और पहले किसी का ऑलरेडी होना चाहिए मेंबर, उससे कुछ बदले में पैसे मिलेगा, एग्जेम्प्ट होगा। सिमिलरली UPSC के लोग होते हैं, उन्हें मिलता है पैसा, क्या होता है सर? वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो ये आपको जो है एक टेबल बनाकर भी एक तरह से क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में दिया है, तो इससे आपके सारे अलाउंसेस जो है टेस्ट हो जाएंगे। रटा हुआ है तो डायरेक्ट डाल दो, इतना एग्जेम्प्ट बाकी टैक्सेबल, इतना एग्जेम्प्ट बाकी टैक्सेबल, है ना? दिमाग कम लगाना है, सिर्फ रटा हुआ है तो उसमें आप फटाफट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसके बाद आपका थोड़ा सा परक्यूसेट्स आ गई हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, और ये भी जो है बहुत सारे इसमें बेनिफिट आपको मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ क्या होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे आपके परक्यूसेट्स ऐसे हैं जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए ही टैक्सेबल होते हैं। बट ये मेरा मानना है, मेरी ये पर्सनल बिलीफ है कि जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें एक कैटेगरी आती है जिसमें कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो अगर 50,000 रुपये है साल की, तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा। तो अगर हो जाएगा, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो मिले वो 50,000 उससे ज़्यादा है, तो जनरली जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें मैक्सिमम क्या 99% स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ही दिए होंगे। यानी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए परक्यूसेट टैक्सेबल होती है तो उनके लिए भी होगी। तो आपको इतना बाइफर्केशन याद करने की जरूरत नहीं। और इसीलिए अगर मैं बताऊं, अपने पूरे इनकम टैक्स एक्ट में अगर मैंने कुछ छुड़वाया है तो वो ये छुड़वाया कि भैया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय या नॉन स्पेसिफाइड क्या होता है। क्योंकि 50,000 से ज़्यादा की सैलरी तो आजकल सभी की होती है और हर कोई क्वेश्चन में ये गिवन ही होगा, है ना? और इनके लिए जो है सभी परक्यूसेट टैक्सेबल होगी। कोई फैसिलिटी मिल गई, मेडिकल फैसिलिटी, टेलीफोन रीइंबर्समेंट, बहुत सारे प्रकार के जो है चीज़ें मिलती है, वो सारी चीज़ें जो है टैक्सेबल होती हैं। अब यहाँ जो है वैल्यूएशन हम सीखेंगे परक्यूसेट्स का क्या होता है। परक्यूसेट्स तो पता लग गई कि भाई बेनिफिट मिला है, बट कितने वैल्यू की मिली वो कैसे देखोगे? तो उसके लिए भी वैल्यूएशन रूल्स बने हुए हैं, और उसके रूल्स में रूल नंबर 3 सब रूल 1 कहता है कि भैया आप
रेंट फ्री अकोमोडेशन को कैसे आप परमिट करोगे, उसमें कैसे वैल्यू करोगे। जैसे हाउस रेंट अलाउंस तो आपको पैसा मिल गया, और दूसरा ये ऑप्शन भी तो हो सकता है कि आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल गया, कंपनी ने बोला हमारे घर में रह लो। तो उसमें जो है हमने आप सारी चीज़ें जो है डिस्कस करी हुई है अपनी मेन क्लासेस में, तो रिपीट मैं नहीं करूँगा। मैं आपको बस एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं उसका मेन पर्पस है कि हम आपका मटेरियल गो थ्रू कर लें, और अगर हमारा कोई कॉन्सेप्ट रह गया है तो हम उसे डिस्कस करें, और अगर मेजॉरिटी ऐसा लग रहा है 99% जो है 95% सारी चीज़ें डिस्कस्ड है, तो हमें एक श्योरिटी मिल जाएगी हाँ हमने जो भी पढ़ा है वो आपके बुक में भी सेम टू सेम गिवन है। और कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि कॉन्सेप्ट वाले हैं तो ज़रूर कराएंगे, और रट्टाफिकेशन वाले हैं तो आपने रटा हुआ है, क्वेश्चन में लगाओ उसका आंसर निकल जाएगा, और प्रैक्टिस तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे कि ये जो सैलरी का चैप्टर है इसमें मेन रट्टाफिकेशन है। याद है प्रोविजंस तो लिख दिया, याद है लिख दिया, उसमें समझाना नहीं है कितना एग्जाम्प्ट होगा। अरे अमाउंट तो याद करनी पड़ेगी ना, अमाउंट याद करनी पड़ेगी, उसमें समझा थोड़ी ना सकता हूँ कि इतनी अमाउंट क्यों होगी। हाँ थोड़ा एग्जाम्प्ट किया, थोड़ा टैक्सेबल कराया, वो एक अमाउंट निकल कर आई है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गए, या आपके परक्यूसिट्स हो गई मोटर कार की। अगर मोटर कार आप अपनी लेकर आते हैं और एम्प्लॉयर जो है उसमें पेट्रोल भरवाता है, आपको ड्राइवर देता है, ये एम्प्लॉयर ही जो है आपको जो है सब कुछ देता है, ड्राइवर, कार, पेट्रोल सब, तो कितना कितना टैक्सेबल होगा। हाँ ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एक लॉग बुक ज़रूर मेंटेन करनी होती है। जब भी आप मोटर कार वगैरह आपको मिलती है तो लॉग बुक में आप लिखते हैं आप कहाँ से कहाँ तक गए। डोमेस्टिक सर्वेंट आपको मिल सकता है, गैस इलेक्ट्रिसिटी का पैसा आपको मिल सकता है, फ्री एजुकेशन आपको मिल सकती है, फ्री ट्रांसपोर्ट आपको मिल सकता है, आपको कंसेशनल लोन भी मिल सकता है कि अगर बाज़ार में बैंक जो है 10% पर दे रहा है तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको 7% पे दे दिया, तो 3% का बेनिफिट नहीं दे दिया, वही परक्यूसिट मान के टैक्सेबल करेंगे। कुछ फ्री मील्स दे दिया ऑफिस आवर में, वैसे स्नैक्स वगैरह मिलते हैं तो वो तो ठीक है, और उसके अलावा कुछ मिलेंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा, 50 रुपये पर प्लेट से ज़्यादा, तो वो टैक्सेबल होते हैं। क्लब के एक्सपेंडिचर कई बार करे जाते हैं। कई बार आपको मूवेबल एसेट, पुराना एसेट दिया जाता है, पुराना लैपटॉप, पुराना मोबाइल फ़ोन, कंपनी का कोई पुराना एसेट, और कई बार जो होते हैं आपको कार वगैरह भी दी जाती है। तो वो सब चीज़ें भी जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट तक आप उसकी वैल्यू निकालेंगे डेप्रिशिएशन माइनस करके, जैसे कि हमने देखा है SLM होगा या क्या होगा, WDV होगा, ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है ना, इसका मतलब SLM बेसिस पर आप 10% पर एनम का माइनस करेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उससे कंपेयर करेंगे। अगर आप कुछ पैसा दे रहे हैं या आपको फ्री में मिल रहा है, तो जितने वैल्यू का फ्री में मिल रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। और अगर मान लेते हैं कि 10,000 की वैल्यू आपको मिल रही है पर आपने 2,000 रुपये पे करें तो नेट बेनिफिट आपको 8 का मिला, तो जो आपने बदले में परक्यूसिट के बदले में पैसा दे दिया उसे आप माइनस कर लेंगे कि भाई इतना तो मैंने दे दिया ना, तो नेट बेनिफिट मुझे कितना मिला, वो मेरी परक्यूसिट की एक्चुअल वैल्यू है। फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है, आपको जो है लीव ट्रैवल कंसेशन मिल जाता है, कुछ अदर परक्यूसिट्स जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। प्रोविडेंट फंड जो है उसमें भी होता है कि अलग अलग टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। स्टैट्यूटरी होता है एक, जो लॉ कहती है कि आपको बनाना चाहिए, एक रिकॉग्नाइज्ड होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। रिकॉग्नाइज यानी कि जो हमारे सेंट्रल बोर्ड ने रिकॉग्नाइज करा हो, इसमें आप पैसा डाल सकते हैं। अनरिकॉग्नाइज किसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो है वो तो जनरल होता है, आप अपना खुलवा सकते हैं, मैंने भी खुलवाया हुआ है। लेट कर दी अलग बात है, आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी खुलवाइए, मतलब 20 साल के होते हैं तो खुलवा लीजिए, और अपनी जो सेविंग है फिक्स डिपॉजिट की जगह पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालिए थोड़ा बहुत अमाउंट। साल में 500 रुपये मिनिमम डालने जरूरी है, तो 500 तो साल में आप डाल ही लेंगे। महीने के कितने बनते हैं, 50 रुपये बनते हैं। कुछ भी सेविंग है तो साल का जोड़ के 500 तो डाल दो, अकाउंट चालू रहेगा। और जब ज़्यादा इनकम है तो 500 महीने के डालो, फिर 5,000 डालो साल के, या 5,000 महीने के डालो, ऐसे करके बढ़ाओ। तो 7-8 साल डालोगे, 10 साल डालोगे तो एक अच्छी अमाउंट बनकर फिर आपको बाद में मिलेगी। तो 20 साल से स्टार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, 18 साल 20 साल से स्टार्ट कर दोगे तो अच्छा रहेगा। काश मैंने 18 साल में ही PPF खुलवा लिया होता, या 20वें साल में खुलवा लिया होता, तो आज मैं उसमें से पैसा निकाल सकता था। 7 साल का गैप होता है, मतलब 15 साल के लिए होता है वो, और 7 साल के बाद ही आप निकाल सकते हैं। इंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एग्जेम्प्ट होता है, 5,000 तक ही एग्जेम्प्ट होता है। फिर आप प्रोफेशनल टैक्स वगैरह पे करते हैं, और एंड में जो है आपके कुछ यहाँ पर नोट्स गिवन है। अगर आप देखेंगे तो नोट्स में जो है सब कुछ ब्रीफ में दे रखा है, जो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। तो अगर पूरा आप सैलरी चैप्टर नहीं कर पा रहे तो एक बार आप नोट्स पढ़ लीजिए, और आप हमारे नोट्स भी पढ़ सकते हैं जो मैंने आपको अपनी क्लासेस में दिए हैं। इसी के साथ जो है आपका सैलरी चैप्टर का भी हमने एक डिस्कशन कर लिया, आपकी मटेरियल से देख लिया कि ऑलमोस्ट 99% हमने सारे क्वेश्चंस जो भी उसमें प्रोविजंस जो बातें लिखी है
वो हमने डिस्कस करी हुई है, हमने अपने मटेरियल में किया हुआ है। तो आप चाहें तो हमारी मेन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा तो मिलेगा हमारे नोट्स से डिस्कशन, फिर जो ICAI है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसका मटेरियल पूरा मिलेगा, सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस। इवन मैंने गो थ्रू भी नहीं कराया ICAI के ज़्यादा मटेरियल से, बट क्वेश्चन आंसर्स मैंने पूरे कराए हैं। और फिर आपका आएगा CMA का मटेरियल, जिसे हम गो थ्रू भी कर रहे हैं, और अब जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो भी मैं डिस्कस आपके साथ ज़रूर करूँगा। मतलब हर चैप्टर में जो है कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करते चलूँगा। साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिन्होंने मेरा पेड बैच लिया है वो डेफिनेटली क्वेश्चंस लाकर पूछ सकते हैं कि भाई ये मटेरियल में कैसे किया हुआ है। उसके लिए तो मैं हमेशा बैठा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन लेकर आएंगे तो मैं आंसर नहीं दूंगा, नहीं। आप अलग जगह से क्वेश्चन लेकर आएँ, आप बोलें कि ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे किया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये आपका हक है जिन्होंने पेड क्लासेस ली है। चार्जेस किस लिए हैं? वीडियोज़ के लिए चार्जेस नहीं होते, आपको प्रॉपर गाइडेंस देने, आपके डाउट्स को क्लियर करना और तुरंत करना। ये नहीं एक हफ्ते बाद, अरे सेम डे क्लियर करना, तुरंत करना। कई बार तो 1-1 मिनट में क्लियर होता है कि स्टूडेंट का मैसेज है, उसको 1 मिनट के अंदर जवाब मिल जाता है। तो वो सर्विस होती है ना कि उसको जवाब चाहिए, जवाब मिल गया। दैट इज़ व्हाट वी डू एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स आर हैप्पी। तो यही था बस मेरी तरफ से, और आपको मैं विश करता हूँ कि आप मटेरियल को गो थ्रू करें। इससे भी आपको देख कर लगा होगा कि हाँ, मटेरियल इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हम अपने नोट्स कर लें, क्लासेस अटेंड कर लें, तो CMA के मटेरियल के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक और चैप्टर पिक करेंगे जो आपका हाउस प्रॉपर्टी है। और ऐसे ही जो है हम छोटे छोटे जो है वीडियोस बनाते रहेंगे, और आपके जो है सारा डिस्कशन हम चैप्टर बाय चैप्टर करते रहेंगे। तो आपका इससे पूरा मटेरियल भी कवर हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, और आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई जो 5% के नए कॉन्सेप्ट हैं जो बाद में आएंगे, जो इस चैप्टर के अलावा हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय। एंड यस, यू कैन टेक द फुल बैच एज वेल, इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स एंड GST फॉर CMA, मतलब अपने नोट से पूरा और फिर मटेरियल से भी पूरा। थैंक यू वेरी मच, टाटा।